ओके, सो लेट्स कंटिन्यू जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था वहां से हम आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में बात की थी, जहां मैंने आप लोगों को एक आधा एक्सपेरिमेंट करके भी समझाया था कि कैसे एग्जैक्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम आती हैं। होप आप लोगों ने वो करके देखा होगा नहाते वक्त, मग वाला एक्सपेरिमेंट। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर करके देखिएगा। बाकी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक ही बात मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में समझाया था आपको। वो यही था कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द सर्कुलर मोशन, सीधी जो बात समझने वाली है वो यही है। ओके, ये रहे, हाँ मच बेटर। तो क्या होता है उसमें, मैंने आपको यही बताया था कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है, दैट इज रेडियली, रेडियस के साथ आउटवर्ड। दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपल सी बात है, टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन आती है उसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बुलाते थे, व्हिच वाज इक्विवेलेंट टू v स्क्वायर बाय r। यही एक्सेलरेशन आप एक्सपीरियंस करोगे बीइंग इनटू द सिस्टम ऑफ दिस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है वो हो जाएगा m into a। the a is basically this one, v square by r। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, m v square by r। कई जगह पे ये काम आ जाएगा, कहीं पर अगर आपको नॉर्मल वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r। करेक्ट, या तो ये यूज कर लीजिए या फिर ये यूज कर लीजिए, ये दोनों ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बेसिक फॉर्मूलाज हैं। इनका काम बहुत आने वाला है, सीधी बात है, कुछ सोचना नहीं है। एक बात नोट डाल दीजिए वहां पे, एक बात याद रख लीजिए, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वो रेडियली आउटवर्ड एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई विल डिक्टेट दैट, डोंट वरी। नोट नीचे लिख दीजिए, नोट डाल दीजिए, एक नोट लिख लो पहले साथ साथ, नोट डाल दीजिए, एनी ऑब्जेक्ट, any object moving in circular motion, moving in circular motion. See, I haven't focusing, I'm not focusing on uniform है कि non uniform है, it's just the circular motion. ठीक है, so a body or an object moving in a circular motion always experiences a radially outward pull, a radially outward pull known as centrifugal force, known as centrifugal force। रेडियली का मतलब क्या हुआ, सेंटर और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाली लाइन को रेडियस बुलाएंगे, और उसी के आउटवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ आप एक हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, व्हिच इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुलाते हैं। ठीक है, इस फोर्स के बारे में काफी सारी बातें अभी हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं, बहुत मजेदार है ये टॉपिक। ठीक है, सीधा आज हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, कितने कितने वैरायटी और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन हम लोग ऑब्वियसली वी विल गेट ऑन टू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला फंडे पे कूद जाएंगे। कूल, लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई एंड start with the application of circular motion. ठीक है, so I'm moving ahead, I'm turning the page and I'm moving ahead. Application of circular motion लिख दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में पहला केस है सर्कुलर रोड। पहला केस है सर्कुलर रोड। ठीक है, अब सर्कुलर रोड का मतलब हुआ राउंड अबाउट। करेक्ट, राउंड अबाउट क्या होता है, अंग्रेजी में राउंड अबाउट, हिंदी में चौक, है ना, सड़क के बीचों बीच चौक, राउंड अबाउट, राइट। तो थैंक यू जी। क्या, अच्छा क्या बोले, क्या बोला, ठीक है। तो सर्कुलर रोड लो भैया,
ये रहा राउंड अबाउट। अब ऑब्वियसली राउंड अबाउट इतना नहीं होता, एक प्रॉपर चक्कर रहने वाला है। नॉट बैड, हाँ ठीक है। तो थोड़े अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए ना बंदे को। हाँ ये आ गया। अब अपन आएंगे इधर से, है ना, चौराहा। ओ हो दोस्तों, प्रायवाची निकल रहे हैं खतरनाक वाले मेरे मुंह से। है ना, 4 राहें हैं। ओए होए होए, वाह क्या बात है। एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, है ना। अब देखो होता क्या है। अब यहाँ पर अगर कोई कोई भी बाइक हो, साइकिल हो, कार हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, जब वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके वन सेकेंड, वाह दोस्त गुड, कुछ भी चलता है लोगों का, बताओ पॉट होस होंगे यार। हाँ सुनो, अब समझो मैं बाइक लेकर आया, ठीक है, मैंने अपनी बाइक पे बैठा और बाइक से मैं राउंड अबाउट पे मूव करने वाला हूँ। ढंग से जरा सुनना, करूंगा क्या मैं। अब आप जानते हो मेरे को फिसलने से कौन रोकता है? टायर और रोड की फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है जो कि मेरे को फिसलने से रोकती है। तो मैं क्या करता हूँ, बाइक लेके आता हूँ और घुमा देता हूँ। अब मैं टर्न काटने वाला हूँ दोस्त, मजेदार, ठीक है। जब मैं टर्न लेने लगा हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा समझिएगा, मैंने अपने टायर्स को किस तरफ फोर्स दिया है? बाहर की तरफ। समझ रहे हो, मैंने ऐसे घुमाया तो मतलब एक्चुअल में फोर्स बाहर की तरफ दे रहा हूं, गिवन फोर्स बाहर की तरफ है। सी टायर जो है वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ स्लिप होगा, तो फोर्स कहां लग रही है? ड्रैग किधर किया जा रहा है? राइट की तरफ। अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो मैं राइट की तरफ टायर को पुश करूंगा, करेक्ट है ना? है ना, बाइक ली मैंने, घुमानी है, लो भैया घुमा रहे हैं, तो धक्का किधर मारा? बाहर की तरफ। फोर्स अगर बाहर की तरफ दूंगा तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन किधर आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द गिवन फोर्स, हम जानते हैं। सो फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा अंदर की तरफ। ये लग गया फ्रिक्शनल फोर्स। अभी ऑब्जेक्ट घूम रहा है विद स्पीड v, है ना, मुझे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पता है भाई, मेरे को नहीं पता, मैंने तो अपना स्पीडोमीटर देखा, ओ 40 की स्पीड में मैं चक्कर काट रहा हूँ, स्पीडोमीटर देख रहा हूं मैं, तो मेरी वेलोसिटी मुझे पता है। ये क्या है? सेंटर ऑफ द चौक, एंड मेरा बाइक का सेंटर इज नोन एज रेडियस r। मैं सर्कुलर मोशन में घूम रहा हूं। अभी पीछे नोट लिखवाया है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स। वेरी गुड दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स फील करेंगे विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस सर्कुलर रोड में हम लोग फाइंड क्या करने वाले हैं? हम फाइंड करने वाले हैं मैक्सिमम स्पीड, एक्चुअली आई यूज अ वर्ड मैक्सिमम सेव स्पीड, वो स्पीड जिसपे बाइक स्लिप ना करे। ठीक है, अब जरा ढंग से देखिएगा क्या करने वाला हूं मैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बच्चा? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो mg है ना, नॉर्मली बाइक पे, बाइक को तो मोड़ रहा हूं, है तो mg ना, मेरा वेट ही तो उठा रही है, ठीक है। तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इन अ सर्कुलर मोशन कोई भी आपको फोर्स पता लगी गवर्न कर रही है, जो मतलब टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर रही है, उसको काउंटर करने के लिए हमेशा एक फोर्स होगी व्हिच इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम जानते हैं कि है, लेकिन है तो सूडो ना, तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिव फोर्स दिखनी चाहिए हमें। तो वो रिस्पॉन्सिव फोर्स कौन है यहाँ पर? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। m और m कैंसिल कर दिया दोस्तों मैंने, तो क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया म्यू आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो सेफ स्पीड इज नथिंग बट रूट म्यू आर जी, ठीक है, म्यू आर जी। दिस इज व्हाट टेल्स मी कि कितनी सेफ स्पीड रहेगी एक राउंड अबाउट के अक्रॉस घूमने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इतना कौन सोचता है, पागल हो, सीधा पता लग रहा है चौक पे कितनी तेजी से घूमना है, कितनी तेजी से नहीं घूमना, इतने सारे चीजें क्यों करें हम लोग। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि एग्जैक्टली होता क्या है। आपको थोड़ा सा
रियलिटी चेक देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से समझाता हूँ, और आप लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो आप जज कर सकते हैं। तो वो जजमेंट क्या है, चलिए समझते हैं। गाइस क्या फॉर्मूला बना, v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। इसका मतलब राउंड अबाउट के अराउंड चक्कर काटने में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। कौन सेफ स्पीड को डिफाइन करता है? पहली चीज, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन कितना है? अगर टायर आपके घिसे हुए हैं तो स्लिप होने के चांसेस ज्यादा है ना, तो आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड कम होनी चाहिए। अंडरस्टैंड दैट। अगर आपका म्यू का वैल्यू घट गया, देखो आपका म्यू का वैल्यू घट गया तो ऑटोमेटिकली वी का वैल्यू भी घटना चाहिए, तो आपकी सेफ स्पीड कम होनी चाहिए। और ये जानते हैं, हमें पता है मेरी बाइक के टायर घिस में है भाई, स्लो चला, स्लिप हो जाएगा नहीं तो। करेक्ट ना? अगर आपकी चप्पल घिसी हुई है और आप भाग रहे हो तो आप जानते हो, आप कॉन्शियस हो जाओगे कि आप अपने आप को भागने से रोको, थोड़ा स्पीड स्लो करो, नहीं तो फिर स्लिप हो जाओगे। So now that becomes over here, that's a prime factor down over here. Secondly, और क्या फैक्टर है? अच्छा अब जरा इमेजिन करो, टायर ठीक है चलो जो है सो है, मैं अपनी बाइक लेके आया हूं, अब मेरे पास दो चौक है। एक चौक है छोटू सा इतना सा, ऐसे हाथ से बना दूंगा, इतना चौक है। चौक तो चौक ही है, सेंटर पे है, उसको पूरा काट के जिसमें सिर्फ एक ट्रैफिक वाला हवलदार खड़ा हो सकता है, इतना सा चौक है, ठीक है, समझ लाइक फ्लैग पोस्ट ऐसा लगाया हुआ है। तो अब सेंटर में अगर वो है, मेरे को चक्कर काटना है, ठीक है, अपनी कॉमन सेंस लगाना। और एक चौक है बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा चौक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैं कहता हूं मैं 40 की स्पीड पे आया, अपनी बाइक को 40 की स्पीड पे लेकर आता हूं और राउंड अबाउट से मूव करता हूं, किस राउंड अबाउट पे 40 की स्पीड सेफ रहेगी? छोटे पे के बड़े पे? बड़े पे होगा ना सर? बड़े पे। बड़े पे। बिल्कुल कॉमन सेंस है, सीधी सी बात है। छोटा चौक होगा तो स्पीड स्लो कर ले भाई, नहीं तो गिर जाएगा। स्पीड अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्लो करोगे, और बड़े धीरे धीरे राउंड अबाउट से मूव करके निकलते हो आप लोग। दैट इंप्लाइज रेडियस मेक्स द डिफरेंस। इफ रेडियस इज मोर तो ऑटोमेटिकली सेफ स्पीड भी बढ़ जाएगी। बड़े चक्कर को काटते वक्त आप कितनी भी स्पीड पे कर सकते हो। आप खुद सोचो, जब आप पहाड़ों में जाते हो तो वो चक्कर में है ना, तो वो जब चक्कर में रोड है तो उसका रेडियस कितना बड़ा होगा, तभी तो 60-70 की स्पीड पे आराम से मूव कर लेते हो। वही सोचो, ये चक्कर बहुत छोटू सा होता तो आप कर ही नहीं सकते, स्पीड कम रखनी पड़ती। मान लो आप ऐसी रोड है, ऐसी अगर पहाड़ पे ऐसी रोड है, यहाँ पहाड़ बना दो तो ये रोड पे घूमना बहुत आसान है ना, अच्छी स्पीड में आप मूव कर सकते हो। लेकिन वही यार मान लो रोड ऐसी है, पहाड़ पे गए, रोड ऐसी है, ऊपर लेके जाता है और ऐसे यू टर्न मार देता है, क्या यहाँ पर आप 80 की स्पीड में मूव कर सकते हो? नहीं। मजा आ जाएगा, इधर पहाड़ इधर जाओगे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका कर्वेचर का इस इंस्टेंट पे रेडियस देखो कितना छोटू सा है, उस इंस्टेंट में रेडियस कितना छोटू सा है। रेडियस इतना छोटा है, उस कंडीशन में सेफ स्पीड भी उतनी कम होगी। तो अगर आपको सेफली टर्न मारना है तो कंपैरेटिवली स्पीड को बढ़ा लो। Am I clear everyone? सर्कुलर रोड क्लियर हुआ? यस सर। हाँ Okay. सर। यस सर। कूल कूल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिख लिया ना सबने ये? एवरीवन हैज नोटेड डाउन? कूल, यस सर। गुड गुड बच्चा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट फेज। सर्कुलर रोड के बाद सेकंड एप्लीकेशन आती है, I'll say conical pendulum. Now what is this? सर पेंडुलम तो सुना था, ये क्या गंदे नाम ले आए, 11th में आ गया, इसका मतलब ऐसे बातें करोगे आप। कोनिकल पेंडुलम, हमें नॉर्मल पेंडुलम तो पता था सर, बड़ा इजी चीज होती है ना, ऐसे मतलब बॉब होता है, उसको साइड में लेके छोड़ दो, टू चुक घूमता रहेगा, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? नॉर्मल सिंपल पेंडुलम का, एक सर मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ L बाय जी, ये टाइम पीरियड है पेंडुलम का। एक पूरा फुल एक ऑसिलेशन होने पे कितना टाइम लेता है? 2 पाई रूट L बाय जी के बराबर का होता है।
अब मैं क्या करने वाला हूं, अंडरस्टैंड दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोनिकल पेंडुलम देख रहा हूं। ये क्या है, सिंपल पेंडुलम तो सिंपल बात है ना, सिंपल पेंडुलम, नो कॉम्प्लिकेशंस। जाएगा वहां से वापस आएगा एंड इट विल कीप ऑन डूइंग दैट, ठीक है। अब कोनिकल पेंडुलम क्या है, कोनिकल पेंडुलम कहता है काम करो, ये रखो पेंडुलम को एक हाइट पे लेकर आओ, मतलब उसकी ओरिजिनल पाथ से थोड़ा थीटा एंगल इंक्लाइन करो, और नॉर्मली छोड़ने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये ऐसे इसको साइड में लेके आता, छोड़ देता तो ऐसा ऑसिलेट करता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। मैंने क्या किया, मैं इसको साइड पे कॉर्नर हाइट पे लेके गया और छोड़ने की बजाय मैंने इसको ऐसे धक्का मार दिया आपकी तरफ, तो क्या होगा, बॉब ऐसे मूव करेगा, करेक्ट, ऐसे घूमना शुरू कर देगा, बिल्कुल। तो मैंने इसको ऐसे भेजने के बजाय मैंने ऐसे फोर्स दिया, तो होगा क्या, ये ऐसे घूमने लग जाएगा, सही है, वो घूमने लग गया। तो अगर घूमने लग गया तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लो, लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल है, लेंथ एल नॉर्मली जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये मास कितना है, एम है, जस्ट अ मिनट, टॉप जैसा नहीं, टॉप जैसा नहीं है बेटा, घुमा नहीं रहा हूं मैं, मैंने बस इसको नॉर्मली छोड़ने की बजाय, ऐसे करने की बजाय धक्का मार दिया, धक्का मारूंगा तो ऐसे घूमने लग जाएगा ना। तो अब टाइम पीरियड क्या हो गया, एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय ले रहा वो टाइम पीरियड बन गया, एक चक्कर काटने में कितना टाइम पीरियड ले रहा वो एक टाइम पीरियड बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ टाइम पीरियड ये होने के कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कैसे वापस आता है, अब ओरिजिनल पोजीशन ऐसी हो जाएगी, एक टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड, तीन टाइम, समझ रहे हो, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर काटने में कितना समय लगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई टू एनालाइज दिस। सी ओवर हियर इन दिस सिनेरियो व्हाट इज गोना हैपन इज, लेट्स से दिस इज टेंशन टी इन द स्ट्रिंग टी, ठीक है, अगर ये टी है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, सही है। अगर ये टेंशन टी है, थीटा है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब ब्रेकिंग ऑफ ये कंपोनेंट्स सबको आता ही है भाई, है ना। तो टेंशन टी इधर है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। इस बॉल का मास है, उसका कुछ वेट है कुछ, बिल्कुल, जो नीचे लगेगा mg, mg उसका वेट है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। और क्या लग रहा है इसके ऊपर, सिंस वो घूम रहा है तो घूमती हुई चीज क्या होती है, क्या एक्सपीरियंस करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिल्कुल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस mv² बाय r। अब लेकिन रेडियस तो पता ही नहीं भाई, आपने mv² बाय r तो लिखा दिया, लेकिन लेंथ पता है मेरे को, और मुझे क्या पता किस रेडियस पे घूम रहे हैं। तो मैं वो रेडियस फाइंड कर सकता हूं कैसे, ये लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस r होगा, तो अब इसमें कौन सा है, ये कौन सा एंगल है, ये बन जाएगा साइन थीटा। तो r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा लग गया। हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, पहली बात तो ये समझ लो, उसके बाद बाकी सब चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, बस इतना समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी अपने आप ठीक हो जाएंगी चीजें, आगे समझाना डिफिकल्ट नहीं है। ओके ओके, तो क्या हो जाएगा, अब यहां देखिए टी कॉस थीटा, इसका मतलब mg के बराबर है, पहला स्टेप क्या हो गया, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² बाय r, वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, इक्विलिब्रियम बन रहा है तभी,
y कॉम्पोनेंट और x कॉम्पोनेंट बराबर हो जाएंगे तभी वो बन पाएगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब दोनों को क्या करूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर बच्चा? हैव अ लुक, कहीं पे भी दिक्कत आएगी मुझे बताना। m और m कैंसिल हो गया, t और t कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा अगले पेज में। पहले यहां तक डाइजेस्ट कर लेंगे। किसी को यहां पर भी दिक्कत है, यहां तक भी दिक्कत है, मुझे बताएं, we'll obviously talk it out and खत्म कर देंगे, समझा देंगे हम आपको सब। सर एक और बार समझाना। बिल्कुल समझा देंगे भाई। फिर एक बार वापस समझा दो। यस बच्चा, यस, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुके, प्रणय ने बोला और यश ने बोला, ठीक है यश 2 मिनट रुको, नोटेड है, ठीक है। गाइस आई टॉक अबाउट इट अगेन। देखो बच्चा, लेंथ l है स्ट्रिंग की, ठीक है, टेंशन t लगेगी स्ट्रिंग में, इसका खुद का वेट नीचे लगेगा। ये टेंशन t को अगर मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूं तो एक बन जाएगा ये t cos थीटा, एक बन जाएगा ये t sin थीटा। अब t cos थीटा mg के बराबर आ जाएगा, हाँ सर। तभी तो बैलेंस कर रहा है, और t sin थीटा md स्क्वायर बाय r के बराबर आ जाएगा, तभी तो बैलेंस कर पाएगा। दोनों को इक्वेट कर दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया, उसके बाद डिवाइड किया तो मैं बस ये आंसर आ रहा है। अभी मैं आगे जाऊंगा और देखूंगा इससे मैं टाइम पीरियड कैसे निकाल सकता हूँ। we'll talk about it. I'm moving ahead. तो 2 मिनट का नोट कर रहा हूँ। अच्छा कर ले। अच्छा मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? I can write like this. R की जगह मैं L sin थीटा लिख सकता हूँ। I can do that. There is no problem. ठीक है, अगर कर सकते हैं तो आप लिख लेंगे। Good. Okay, now question arises. आगे क्या सर? ठीक है, तो I'm moving ahead now. I'm not waiting. तो v square is equal to lg sin theta into tan theta. Can I do that? Correct है भाई? I can do that, I think. ठीक है, v square का वैल्यू आ गया, तो v is equivalent to root of lg sin square theta by cos theta. तो क्या अब आई नो आप लोग सोच सकते हो कि ये क्या कर दिया सर, tan को sin by cos लिख दिया। यार कुछ नहीं किया, sin into sin square theta हो गया अपॉन cos theta बच गया, v मिल गया। निकालना क्या है? निकालना क्या था? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को मैं एक काम करता हूं, डिनोट करता हूं स्मॉल टी से, क्योंकि कैपिटल टी यहां पर टेंशन एक्सप्रेस कर रहा था। ठीक है, तो स्मॉल टी लिखते हैं, स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v होता है ना, होता है क्या नहीं? सही है, तो अगर ये हो जाएगा तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा? मैं काम करता हूं, इसको वैसे लिख देता हूं, 2 पाई l sin थीटा बाय v। करेक्ट, r को मैंने l sin थीटा, क्योंकि r गिवन नहीं है ना, l गिवन है। अब अगर वो पता है, ओहो सॉरी, हाँ, so अगर मुझे वो पता है तो what I can do is now, interestingly, I can put the value of v over here. See now, see the conclusion is gonna come. 2 pi l sin theta upon sin square theta में sin बाहर आ सकता है. I can rewrite like this, sin theta root of lg by cos theta. I can do that. sin square theta root से बाहर निकालूंगा तो sin theta बच जाएगा. तो sin theta root lg by cos theta आना तो ऊपर ले जाता हूं root cos theta. And it's perfectly fine, I suppose. One last step, मतलब सिर्फ स्ट्राइक आउट ही करना है मुझे. sin theta कैंसिल हो गया, रूट l और l कैंसिल होके क्या बच जाएगा? रूट l बच जाएगा ऊपर. So 2 pi root l cos theta by g. तो फर्क क्या है?
जहां 2 पाई रूट एल बाय जी आता था, यहां पर क्या आ गया 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाय जी. दैट्स इट. दैट्स द डिफरेंस ओवर हियर. दोस्तों ये समझो, अभी तक जो आप लोगों ने किया था वो सब बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन थे. फिर मैंने आप लोगों को सिर्फ एक उसी बेसिक्स के ऊपर बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की चीज होती है. अब आप देखिए हम उसकी एप्लीकेशन कैसे ला रहे हैं, यूज करके कितने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल आते हैं. सर ये टाइम पीरियड वाला एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई. यहां पर कि पूरा ही सर टाइम पीरियड से ये t इज इक्वल टू टाइम पीरियड टी क्या होता है बच्चा? एक पूरा टाइम पीरियड क्या होगा? पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लिया, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्पीड कितनी है हाँ सर. और सर्कमफ्रेंस कितना है. तो सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम. हाँ तो बस वही किया, आर की जगह मैंने एल साइन थीटा लिख दिया, अपॉन वी कर दिया. ओके सर. बस वैल्यू पुट की, आंसर आ गया. आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं भी करना था, आप यहां पर चाहते तो आर जी tan थीटा लिख देते हैं. अब यहां पर भी आप पुट इन कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा. इतने वो साइन कॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सर यस उधर उधर 2 पाई एल sin थीटा बाय sin थीटा रूट एल जी इंटू cos थीटा था ना. हाँ जी. तो फिर सर वो एल अंदर कैसे चला गया सर cos थीटा में? ये देखो मैं काम कर रहा हूँ, ऑल्टरनेटिवली मैंने v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा लिख सकता था. देखो जरा पीछे, एक मिनट, आई टर्न द पेज. v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा लिख सकता था मैं. तो देखो मैं थोड़ा आसान करता हूँ आपकी लाइफ. v स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट आर जी tan थीटा. टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई आर बाय वी. तो क्या बच जाएगा? 2 पाई आर अपॉन रूट आर जी tan थीटा. आर और आर कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई रूट ऑफ आर बाय जी tan थीटा. गाइस आर क्या है? एल साइन थीटा. आ गया आंसर. आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है. आपको सर ज्यादा पहले वाला ज्यादा वो था, इजी था. ये वाला जो बच्चा जो ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है. मैं सिर्फ ऑल्टरनेटिवली बता रहा हूँ. आप ये पूरा एक्सपैंड करके करना चाहते हैं, आप ऐसे ही करके डायरेक्टली आंसर निकालना चाहते हैं, योर चॉइस. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू दी ऑप्शंस कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अच्छा, किसी ने बोल दिया, कोई क्वेश्चन आ गया नीट में या जेई में कि फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम, सॉरी फाइंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग. इसमें टेंशन निकालनी है, तो कैसे करेंगे? तो मैं नेक्स्ट पेज में बी पार्ट में सबसे पहले टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग निकालता हूं. एक स्टेप का, डोंट वरी, इतना कुछ चौंकने वाली बात नहीं है. ठीक है, बहुत आसान है, लोड तो लेना ही नहीं है. जहां स्ट्रेस आया मैं हूं ना, बताओ मुझे. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ू. ठीक है सर 1 मिनट. हाँ जी, कर लो, जल्दी कर लो, शाबाश. लास्ट स्टेप एक्सप्लेन प्लीज. ये वाला क्या, ये वाला? tan से और लास्ट में साइन कैंसिल हो जाता है, वो वाला. ये वाला नहीं, ये वाला. अच्छा ये देखना, 2 पाई एल साइन थीटा ना, b इज इक्वल टू देखना है यहाँ पर, इधर देख. सर थर्ड कॉलम में लास्ट वाला जहाँ पे साइन कैंसिल हो जाता है. ये वाला बच्चा, r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एल साइन थीटा लिख सकता हूँ ना. तो मैंने r की जगह एल साइन थीटा लिख दिया और tan थीटा को साइन अपॉन कॉस कर दिया. कूल. आगे बढ़ रहा हूं मैं, टेंशन निकाल रहा हूं. फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. करो, कम ऑन, एफर्ट मारो. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? t sin थीटा is equal to v mv square by r. r and t cos theta mg, squaring both sides and adding them up. स्क्वायर करो, क्या आएगा? t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर कॉमन निकालो तो यहां पर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। सॉरी टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। दिस इज इक्विवेलेंट टू mg का स्क्वायर तो टी का फॉर्मूला आ गया। लो दोस्तों टेंशन निकल गई। रेडियस नहीं गिवन हो तो क्या कर सकते हैं हम, एल साइन थीटा लिख सकते हैं, आर को रिप्लेस करके एल साइन थीटा लिख सकते हैं। हर टाइप का हर कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। सर फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे? और बॉस क्या करना है, एम जी पता है, सब कुछ तो पता है, एम पता है, जी पता है, वी पता है, आर की जगह मैंने एल साइन थीटा लिख दिया, पता है सब कुछ। कूल, लेट्स मूव अहेड। समझ आया यहां तक? अभी अगला वाला कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड दैट्स नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, एक मिनट, हाँ जी, अगला दोस्तों मजेदार चीज, अभी लोगों को जल्दी समझ नहीं आता है ये, ठीक है, अभी आपके स्कूल्स में भी होगा, आप लोग काफी जगहों पे पढ़ोगे, तो ये थोड़ा सा समझना ट्रिकी है, लेकिन एग्जैक्टली ट्रिकी तो मतलब मुश्किल एकदम भी मुश्किल नहीं है। आप एफर्ट ठीक मारेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है, पहली बात तो वो जानते हैं, ठीक है। अब बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है, आप लोगों ने ऐसी इंक्लाइंड रोड देखी, ऐसी रोड होती है ना, ऐसी इंक्लाइंड रोड, है ना। अगर हम लोग एक राइट अब यहां पर देखा जाए तो यार आप लोगों ने ये अगर F1 ट्रैक्स की मतलब कोई भी F1 रेस देखी हो ना, तो उसमें ना जो रोड्स का टर्न होता है ना वो थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है, हल्का सा, सीधे नहीं रहते, वो थोड़े टिल्टेड होते हैं, हल्के से इंक्लाइंड होते हैं और फिर घूमते हैं, है ना। इनफैक्ट बहुत सारी अच्छी रोड्स पे भी आपको मिलेगा, थोड़ी टिल्टेड सी रोड्स मिलती है और वहां से वो टर्न मारते हैं। जर्मन में मिलता है सर, जर्मन के रोड्स में मिलता है। या बिल्कुल बेटा कहीं पे भी चले जाओ, बहुत सारी जगहों पर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली दिखता है कि रोड सीधी सर की जगह, हॉट व्हील्स में रहता है ना। हॉट व्हील्स में बट बड़ा बड़ी जगह है यार, ठीक है। अगर आप इधर से पाम बीच जाओगे वहां पे भी दिख जाएगा, द मोमेंट a turn comes in, थोड़ा सा स्लाइड टर्न आएगा, they will not keep the road straight, they will tilt the road a little, so that tilting of road is known as banking of road, तो ताकि टर्न करने में आसानी हो। देखो भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। इनफैक्ट अगर आप कभी हिली एरिया पे जाएंगे, पहाड़ी रोड पे, पहाड़ी रोड भी बैंक्ड रोड्स होती है, सर्कुलर तो है ही है लेकिन बैंक्ड रोड्स रहती है, सीधी रोड नहीं होती, टिल्टेड होती है हल्की सी, है ना। तो वो टिल्टेड क्यों रखी गई है, चलिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर वो गाड़ी है, इधर पहाड़, करेक्ट, और इधर खाई, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं जरा ढंग से सुनिएगा। अगर आपने नॉर्मली किसी इंक्लाइंड प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो क्या होगा, स्लिप गया, हाँ ठीक है, स्लिप होगा, कूल है भाई, सही बात है ना, स्लिप होगा ना, तो स्लिप होगा बिल्कुल। इसका मतलब एक्चुअल में इसकी टेंडेंसी है टुवर्ड्स द पहाड़ हिट करने की गाड़ी की। तो जब हम ड्राइव करते हैं एक्चुअल में हिली रोड्स पे
banked roads में we try to keep our steering wheel a little towards the खाई. हम अपना स्टीयरिंग व्हील को, हमारी गाड़ी के व्हील्स को थोड़ा सा राइट की तरफ रखेंगे, सी राइट की तरफ रखेंगे. तो अगर आप अपना गिवन टायर्स का फोर्स उस तरफ देंगे, फोर्स इधर गई, टायर्स हल्के से टिल्ट इधर हुए, हल्के से, तो फ्रिक्शन क्या लगेगी इधर नीचे की डायरेक्शन में. तो बस मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, सुनते जाइएगा. फ्रिक्शन लगेगा इधर. अब अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स देखो, मैं तो बताता हूँ. अच्छा एक और चीज पहले मैं बताता हूँ. चलो फ्रिक्शनल फोर्स अभी कंपोनेंट नहीं डिफाइन करते, मैं काम करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को एक और चीज समझाता हूँ. इस गाड़ी का वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ. भाई mg तो mg नीचे लगता है. नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, इस पर लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल. अब हम लोग करें क्या, सी दिस पर्टिकुलर रोड इज एक्चुअली टर्निंग राइट, आगे की तरफ टर्न कर रही है. तो सर्कुलर रोड पे हो ना तुम एक्चुअल में, तो यहाँ छोटा टर्न भी है, तो यू आर ऑन टू अ वेरी बिग आर्क सर्कुलर रोड, करेक्ट, बहुत बड़ी रोड पे हो. तो ऐसे सिनेरियो में होगा क्या, ऐसा होगा कि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही होगी, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी इस तरफ. ठीक है. अब लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करने के लिए कोई फोर्स अंदर की तरफ होनी चाहिए, वो तो मेरे को दिख ही नहीं रही है. तो मैं क्या करता हूं, यार मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा. तो पहला जुगाड़ देखो, पहला जुगाड़, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक रिस्पॉन्सिव फोर्स है. तो मैं काम करता हूं, पहले मैं ये कंपोनेंट निकालता हूं. ये है ना, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये क्या बन गया, एफ एफ कॉस थीटा, एंड कुछ कंपोनेंट नीचे भी लगेगा, वो कितना होगा, एफ एफ साइन थीटा. पहले डायग्राम समझेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर. फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी, मैंने कंपोनेंट बना दिए क्योंकि मुझे इसके ऑपोजिट में कोई फोर्स चाहिए. मैंने बोला घूम रही है चीज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगनी है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्रिएट करने के लिए कोई फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, द रियल फोर्स. तो फ्रिक्शन इज अ रियल फोर्स, वो रियल फोर्स का एक कंपोनेंट लग रहा है इधर, लेकिन अकेला नहीं है, ये वेट तो इंक्लूड ही नहीं हुआ. तो मैं क्या करता हूं, मैं नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर देता हूं. अंडरस्टैंड दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर देता हूं. एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का बन जाएगा ये, और एक बन जाएगा ये. क्या बनाया देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा. दिस इज नथिंग बट n cos थीटा, एंड दिस बिकम्स n sin थीटा. ठीक है. अब मैं सिर्फ एक पॉइंट बना रहा हूं, आप डायग्राम को ढंग से देखते रहेंगे. मैं सारी फोर्सेस को जरा एक पॉइंट पे बना देता हूं. mg weight is acting downwards, there's a centrifugal force acting this way, there is a component of frictional force acting this way, there's normal reaction ka opposite component acting upward, there's another frictional force ka component over here, and there's another normal reaction ka component over here. क्या मैं सही हूं अभी तक? जितने टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं उनको एक्स वाई डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया मैंने. अब देखो गाड़ी ऐसे चल रही थी, फ्रिक्शन इधर लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने सब चीजों को एक्स वाई में प्लेस कर दिया. गाइस इसमें कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई भी तकलीफ नहीं. गुड, बस क्योंकि ये डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट था. इसके बाद सॉल्व करना बिल्कुल कतई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. ये डायग्राम समझना सबसे खतरनाक चीज थी. अगर ये समझ आ गई तो अब हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सर मुझे नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स नहीं समझे. बिल्कुल, ये देख बेटा, ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. कैसे, ये देख. अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक मिनट. हाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल के साथ ये इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा लगा रहा है.
अगर ये एंगल थीटा होगा तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी तो थीटा होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट, अंदर ही अंदर है ना ये। हाँ हाँ जी, सर। किसी को प्रॉब्लम कोई? नहीं सर। है छोटे छोटे बच्चे ही पढ़ रहे हैं मेरे से दोस्तों, सर n cos थीटा का छोटे भाई बहन फ्री में पढ़ा रहे हो तुम, ये गलत बात है यार। हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? सर वो मतलब कंपोनेंट के बीच में थीटा एंगल का है नॉर्मल रिएक्शन। ये वाला ना, तो ये मैं बोल तो रहा हूँ ये नहीं एंगल वो थीटा है। नहीं वो नहीं अरे सुन सर, तो ले। नॉर्मल ओ भाई पता है मेरे को, सुन, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये देखना नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, है ना, सरफेस के प्लेन से 90 डिग्री पे है, तो ये अगर एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ तो ये 90 माइनस थीटा ही हुआ, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 था ना ये। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो इस कंपोनेंट के साथ ये वाला एंगल कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। इसके दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, वो कहता है इसके साथ ये वाला जो प्लेन है 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा ना यार। हाँ सर। हाँ अब देखो, अब कुछ नहीं करना, अब बहुत ही आसान चीज है, अब बड़ा ही मजा आने वाला है। अब देखो क्या करूंगा मैं, अब मैं mg और mv स्क्वायर बाय r को अभी भी इक्वल टू के साइन में डालना चाहता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज, सी लेट्स से y एक्सिस में देखते हैं, तो n cos थीटा माइनस ff sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आती तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि n cos थीटा is equal to ff sin theta and mg, tug of war situation, two forces का sum is equal to one force on the acting upward। इसको मैं अगर शफल करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, I can write it as equation number 1। सही है, y एक्सिस को सॉल्व कर दिया मैंने। अब x एक्सिस में देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैं लिख सकता हूं mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, इधर वाले कौन से फोर्सेस हैं देखो जरा, ff cos थीटा प्लस n sin थीटा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम? डायग्राम बेस्ड ये दो फॉर्मूलाज बना दिए, आगे तो इनको बस सिंप्लीफाई करना है, जैसे सिंप्लीफाई हो जाएंगे काम खत्म। लेट्स सी, आगे बढ़ो, करूं बेटा आगे? हाँ सर। ठीक है, मैं दोनों इक्वेशंस को बेटा आगे फिर से लिख रहा हूं, डोंट वरी अगर किसी ने मिस भी कर दिए। n cos थीटा माइनस ff sin थीटा is equal to mg and n sin थीटा plus ff cos थीटा is equal to mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब एक काम करो, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दिया था, इसको फर्स्ट दिया था। लेट्स डू दिस, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। इसको इससे डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r mg इज इक्वल टू n sin थीटा सही बात है, सिर्फ डिवाइड किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया उठा के। अब क्या होगा, कौन कैंसिल हो रहा है, m गया, अगर m गया तो क्या बच गया, v स्क्वायर बाय आर जी। अब हमारा दिमाग देखना, यहां मैं लिखता हूं फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। तो मैं चाहूं तो फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू एन लिख सकता हूं। अब म्यू एन लिखूंगा तो n और n कॉमन नहीं है, तो n कॉमन निकाल लें, क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, नीचे भी है n n, यहां भी फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एन आ जाएगा, n कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा,
cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, तो n n कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया? देखो गाइस, I've left up with v square by rg is equal to sin theta plus mu cos theta upon cos theta minus mu sin theta. अब मेरे को ना अभी मजा नहीं आया, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, साइन कॉस में नहीं रखना चाहता। पहली बात तो यहां तक भी कंक्लूज कर देंगे तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक मजे लेने के लिए इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई और cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ऐसे ही रैंडमली मजे के लिए, ठीक है। अब बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन cos 1 माइनस साइन अपॉन cos tan। समझ आया क्या किया? cos से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड किया, पर इंडिविजुअली एलसीएम निकाल दो ना, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा, तो साइन थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, म्यू cos थीटा बाय cos थीटा कैंसिल हो गया, म्यू रह गया, cos अपॉन cos 1 म्यू साइन बाय cos म्यू tan, खत्म हो गया। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो आंसर आ गया। I hope it's clear. Guys, this is really important derivation. नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? एक मिनट पीछे वाला पेज दिखाना। जी मैं दिखा देता हूँ जी, पहले एक मिनट सबको लिखने दो जो लिख रहा है। आदित्य, I saw you nodding कि नहीं आया, क्या नहीं आया? तो गाइस मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसीलिए कैमरा ऑन करने को बोलता हूँ, बिकॉज आई एम लुकिंग एट यू ऑल, डोंट वरी, मैं एक को भी मिस नहीं करता हूँ। तुम लोग नहीं भी बोलोगे, तुम गर्दन ला दोगे, मेरे को दिखता है। सर सब में v अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, अलग अलग एप्लीकेशन में? हाँ तो बच्चा वही तो सेफ स्पीड अलग अलग होगी ना, हर केस में अलग सेफ स्पीड होनी चाहिए। तो सेफ स्पीड डिफरेंट क्यों आ रही है? व्हाट इज द बेसिक प्राइम रीजन बिहाइंड कि थीटा देने से ऐसा क्या चेंज हो जाएगा? सेफ स्पीड में वेरिएशन आएंगी, तो सेफ स्पीड की वेरिएशन अलग अलग रिलेशन में देख, मैं भी एक चीज करता हूँ, जादू करके बताता हूँ मैं, ठीक है, रुक अभी बताता हूँ तेरे। ये देख, आई एम मूविंग अहेड। अविनाश हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। ये देखो जरा, एक ये मैं नीचे बेटा ये लिखना नहीं है, ये मतलब आपकी डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, मैं ऐसे बस एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूँ। If थीटा इज 0, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो बैंड रोड तो रही नहीं, तो सर्कल रोड बन गई। थीटा 0, tan 0 0 होता है, tan थीटा 0, म्यू प्लस 0 म्यू रह गया, 1 माइनस 0 1 रह गया, सर्कुलर रोड बन गई। यही फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेट कर दिया, आप थोड़ी बहुत चेंजेस ऊपर नीचे करेंगे तब भी यू विल फाइंड द सेम आंसर्स। The main concern doing all this is, see, this shows that there is a difference when you put the road in an inclination. It is gonna hamper the safe speed of the particular vehicle. तो आपके लिए क्या मूव करवा रहे हैं, वो सेफ स्पीड में वेरिएशन आने वाले हैं। कूल है भाई, समझ आया एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, कूल। हाँ सर। शिवेन मेरी फोटो नहीं खींच रहा है, शिवेन गलत बात है यार भाई। बता तो सही ना, मेरे को पोज पूछ तो देने दे कोई, ऐसे मतलब स्टाइलिश, ऐसे मतलब एकदम पढ़ाते हुए ओह इंटेंस थोड़ा शो करूंगा तो अच्छी बात है ना। स्क्रीनशॉट खींचने कम से कम मेरी फोटो तो अच्छी आए, क्योंकि फोटो खिंचाने में मैं एकदम, अगर कोई फ्रेंड्स देख दो तो मैं एकदम चैंडलर टाइप्स हूँ। मेरी फोटो खिंचानी है तो मेरी शक्ल ही नहीं बनती मेरे से अच्छी, तो मैं सारी फोटोज ऐसे ही निकालता हूँ। अपने को वीडियो बना रहा हूँ, उसमें हंस दिया तो उसी को स्क्रीनशॉट खींच लूंगा, बस दोस्त यही डीपी है मेरी। ठीक है, तो
तो क्या पता अच्छी फोटो आ जाए तेरी। ओके ओके फाइन, ठीक है चलेगा, आगे बढ़ते हैं। यहां तक एप्लीकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? सो फार मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक सब सिनेरियोस काउंटर कर लिए हैं मैंने, आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ मिस किया है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑब्वियसली पेंडिंग है, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ पार्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट ओवर हियर, दैट्स द नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग अगले लेक्चर से वी आर गोना स्टार्ट अप विद वर्क पावर एंड एनर्जी इटसेल्फ, ठीक है। तो वर्क पावर में घुसने से पहले मैं आप लोगों के साथ सारे फंडामेंटल्स को एक बार दोबारा से ओवरव्यू करना चाहूंगा। आई थिंक हम लोगों को ये समझ आ गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा क्या होता है, करेक्ट। देन रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है। थोड़ा थोड़ा आपको आई एम जस्ट गिविंग यू द वर्ड्स ताकि आपको क्लिक होता है कि हाँ ये भी किया ये भी किया। फिर मैंने आपको बताया कि घूमती हुई चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करती है रेडियली आउटवर्ड। फिर मैंने आपको ये भी बताया अपने आप नहीं क्रिएट होगा, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिव फोर्स होगी अंदर की तरफ, तभी हम काउंटर पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसको काउंटर पार्ट से इक्वेट कर दो, ऑटोमेटिकली सारे इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए 3 एप्लीकेशन किए, सर्कुलर रोड, फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, पेंडुलम किया तो टेंशन को रिजॉल्व किया, वेट और टेंशन की वजह से हम लोगों को टाइम पीरियड मिल गया, टेंशन मिल गई, स्पीड मिल सकती है। एंड लास्ट थिंग इज बैंक्ड रोड्स, एंड उसकी भी एप्लीकेशन को हम लोगों ने यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर उसको सिंप्लीफाई करके एक बहुत बेहतरीन सा कंक्लूजन निकाल दिया। आई थिंक वी आर ओके विद दिस, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Things are good, then we will move ahead and we will discuss different types of conditions. एक चीज मैं और आप लोगों को additional बताना चाहूंगा, this is completely competitive point of view से, just a minute. So revolution of earth भी centrifugal force से होता है ना? थोड़ा क्वेश्चन को मैं ठीक फ्रेम करता हूँ। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है ना? यस, ठीक है, वो आपने क्वेश्चन फ्रेम ठीक नहीं किया, मैंने क्वेश्चन ठीक कर दिया, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, यस दैट्स राइट, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, दोबारा बोल रहा हूं मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज्यादा होंगी इक्वेटर पे, क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल है, सबसे बड़ा रेडियस है, करेक्ट। तो आप m ओमेगा स्क्वायर r सबसे ज्यादा आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो इक्वेटर पे करेंगे, एंड मिनिमम कहां एक्सपीरियंस करेंगे? पोल्स पे। एंड दैट इज द रीजन कि पोल्स थोड़े फ्लैटेंड है और इक्वेटर थोड़ा बल्ज आउट है। यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज गॉट अ बेसिक कंडीशन फॉर दिस। बहुत सारे चीजें और एग्जांपल दे सकता हूं। सपोज कर लो मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अब आप बोलोगे देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टिंग मून एंड अर्थ, बोथ ऑफ देम। नाउ if it is an attractive force, then moon should have landed on earth अब तक। तो लैंड क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चक्कर में घूम रहा है। तो अगर घूम रहा है तो it is experiencing a centrifugal force. The responsible force is gravitation, attractive, लेकिन उसका काउंटर पार्ट कौन है? Centrifugal force. And centrifugal force doesn't let moon to fall down. Same goes with, I think आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आप एटम के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में कुछ काफी सारी कमियां थी, बट स्टिल मैं ये बोल सकता हूँ कि ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है ना, बोहर्स मॉडल यही कहता था ना, इलेक्ट्रॉन अराउंड उसके घूमता है। तो घूमता है तो ये इलेक्ट्रॉन, यार इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये गिर क्यों नहीं जाता? ये यहाँ पर घूमता क्यों रह रहा है? पागल है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स है। जुड़ जाओ ना भाई, खत्म करो, है ना। हाँ वैसे तो नहीं खत्म होना चाहिए, खत्म हो गया तो मजा ही आ जाएगा, तुम भी नहीं होगे, मैं भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि एटम ही नहीं रहेगा तो बाकी तो भूल ही जाओ, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। सो इफ यू डोंट हैव एटम, वी डोंट हैव मैटर, एंड इफ यू डोंट हैव मैटर, यू एंड मी आर नथिंग, है ना। तो आप और मैं होते ही नहीं,
फिजिक्स तो छोड़ ही दो, राइट? तो भाई कोलैप्स तो होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहीं पे बैठा है, घूम भी रहा है, तो ऐसी क्या चीज है जो उसको घुमा रही है और गिरने नहीं दे रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। एक्चुअली काफी सारी एडवांसमेंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बट राइट नाउ 12th स्टैंडर्ड में जब मैं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है, तो मैं एटम के बारे में बात, मतलब आई टॉक इन मॉडर्न फिजिक्स अबाउट दैट, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स एक सेगमेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड के अंदर एक सेगमेंट है मॉडर्न फिजिक्स करके, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो जितने भी आप मॉडल पढ़ रहे हैं ना, ये सब फिजिसिस्ट हैं, चाहे वो रदरफोर्ड हो, चाहे वो या थॉमसन हो, प्लैंक हो, मैक्स प्लैंक, राइट? किसी के बारे में बात कर लीजिए, फोटोन की, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला था एल्बर्ट आइंस्टाइन को, भाई वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की थी। तो आप सोच लीजिए, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आइंस्टाइन तो फिजिसिस्ट था, ये सारे फिजिसिस्ट हैं, तो इट्स एक्चुअली अ कोर सेगमेंट ऑफ फिजिक्स। बट मैं अभी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, और केमिस्ट्री में पहले क्यों आ गया, क्योंकि केमिस्ट्री में इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे चीजों। To understand Aufbauer principle, to understand Hund's rule, you have to understand the nature, how exactly electron is revolving around it, right? तो दोस्तों मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, बस इतनी ही आती है मेरे को जितनी मैंने बोलनी थी, ठीक है। इसके बाद मैं भी आपके जैसा ही हूँ, खत्म, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। करेक्ट, लेट्स मूव अहेड एंड डू। अच्छा, एक मैं आपको बता रहा था कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से I'll give you one last thing that's known as radius of curvature. एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, दिस इज जस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशंस। इसमें और कहीं से कोई आपसे नहीं पूछने वाला इसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक किसी रोड के बारे में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कोई आर्क दे देता हूं और मैं कहता हूं कि लेट्स से इसका पाथ कुछ ऐसा है, समझ लेते हैं। अब यहां पर अगर एक पार्टिकल मूव करे तो आप देखिए हर इंस्टेंट पे उसका रेडियस अलग अलग है। ये आ गया, छोटा सा रेडियस है ना इस पार्ट का। आप अगर बोलो कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर ज्यादा होंगी, ये कम हो गया, आप ये सोचो, ये देखो रेडियस बढ़ गया। अब देखिए मैं हर जगह में वही बना रहा हूं, यहां पर देखेंगे रेडियस अलग है, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं कि इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है। ये थोड़ा सर्कल नहीं लग रहा बट ठीक है चलेगा। इसका रेडियस क्या है, R1 R2 R3 कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए the simplest way is to find slope of the graph. dy by dx क्या है? Slope of curve. I think सबने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो they know what exactly slope is. Slope का मतलब होता है यहां से हम लोग सीधे एक लाइन खींच देंगे नीचे, टेंजेंशियल लाइन, that will give you the slope of the curve. ठीक है, सो आई विल टॉक अबाउट इट। रेडियस ऑफ कर्वेचर का बेसिक जो फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है। यस, आप अपने फॉर्मूला लिस्ट में फॉर योर रिवीजन एंड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या तरीका है। ओके, थोड़ा सा गंदा है। 1 प्लस आप किसी भी इंस्टेंट पे उसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप का स्क्वायर की पावर 3/2। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन मेंस में आते हैं, अपॉन d² y by dx²। d² y by dx² मतलब क्या हुआ, स्लोप का डिफरेंशिएशन। d² y by dx² इज नथिंग बट स्लोप का डिफरेंशिएशन। बच्चा अभी भी किसी ने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो भाई शुरू हो जाओ, कब देखोगे? बिकॉज एज अगर आप इसको खींचते जाओगे ना, it's gonna be never ending. आप परेशान हो जाओगे, I'm telling you बस clearly. अब अभी बेसिक मैथमेटिक्स, सॉरी सर टाइम ही नहीं मिलता। टाइम निकालो दोस्त अपने बिजी शेड्यूल में से, थोड़ा सा समय निकालिए, गरीब आदमी के लेक्चर देख लो। दोस्त मेरे नहीं देखे, मेरी शक्ल नहीं पसंद, किसी और के लेक्चर यूट्यूब पे कर लो यार, देख लो भाई, कहीं से भी देख लो यार,
ठीक है, पर बस मेरा मतलब यही है, नो नो नो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग. नो, आई हैव नेवर यूज्ड द वर्ड self adjusting force. Is only one, that is static frictional force. That's it. There's nothing like self adjusting other than this. But again, talking about this, it's purely competitive. ठीक है, प्योरली कॉम्पिटिटिव. जेई मेंस में काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं. जेई मेंस में क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आए हैं तो नीट में आ सकते हैं. मैं अपने हर नीट वाले स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों के पास अभी समय है, आप लोग पहले अपनी किताब खत्म करिए. एक बार अपनी किताब खत्म कर लेंगे तो आप पिछले 5 साल के जेई के पेपर्स देखेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. आई एम टेलिंग यू, अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पेपर वहीं से आएगा या उन्हीं क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होगा प्रॉब्लम्स. इट्स ऑलवेज गुड कि उसको सॉल्व किया जाए. एक टारगेट क्वेश्चंस रखना शुरू करो भाई. अभी भी आपके लोगों के टारगेट्स सभी नहीं कर रहे हैं. दिस इज व्हाट आई कैन मेक आउट. तो प्लीज जरा अपने क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाइए. दैट्स गोना गिव यू कॉन्फिडेंस. अंडरस्टैंड दिस, द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, द बेटर कॉन्फिडेंस, द मोर कॉन्फिडेंस यू आर गोना गेट. ठीक है, तो अगर 2 मिनट पीछे करना. अच्छा, पेज टर्न करो जी. एक तो क्वेश्चन लिख लें. लेट्स ट्राई नाउ. क्वेश्चन प्लीज लिख लीजिए एवरीवन. मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखिए. अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग. अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग in a circular path, in a circular path of radius 2 meters. A particle starts moving in a circular path of radius 2 meters with initial speed of 2 meters per second. सर क्या ऑफ रेडियस 2 मीटर per second at constant angular acceleration. The question goes like this, दोबारा बोल रहा हूं. A particle starts moving in a circular path of radius 2 meters with initial speed of 2 meters per second at constant angular acceleration. So radius is given as 2 meters. आपकी इनिशियल स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड. अल्फा कांस्टेंट है. अभी तक ये डिटेल मिली है मेरे को. आफ्टर 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, आफ्टर 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, its speed becomes 4 meter per second. Find angular acceleration of the particle. सर 4 मीटर पर सेकंड या 8 मीटर पर सेकंड? 8 meter per second. Its speed becomes 8 meter per second. Find the angular acceleration of the particle. It's so simple. See this. See what I've written. I've written all the given data. At a radius of 2 meters, it was originally moving at 2 meters per second with a constant acceleration. So it was revolving in that case. जब आपने छोड़ा, so what exactly happened? After completing 2 revolutions, we measured the speed and it was 8 meters per second. So we have to find, see, theta is equal to 4 pi. कैसे लिख दिया मैंने? 2 complete revolutions. एक revolution 2 pi, 2 revolution 4 pi. अब आपको u पता है, v पता है, तो मैं चाहूं तो ओरिजिनल ओमेगा निकाल सकता हूं. दैट इज u by r 2/2 1 रेडियन पर सेकेंड. एंड ओमेगा फाइनल क्या होगा? v by r 8/2 4 रेडियंस पर सेकेंड. थीटा पता है, ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, अल्फा निकालना है. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा सकता हूं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as विद द एनालॉग्स, राइट? सो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
16 minus 1 is equal to 8 pi alpha. ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते, कौन सॉल्व करेगा आगे, चलेगा इतना। समझ गए ना क्वेश्चन? समझे एवरीवन? हाँ सर। गुड, ठीक है। और भी एप्लीकेशन दूंगा, जैसे नहीं छोड़ूंगा। ओह, एक क्वेश्चन याद आया, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। मैं इसको किसी भाषा में लिखा हूँ, कैसे बता दूं? We'll do a couple of more problems. क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं यार, प्रॉब्लम यही है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, I'll solve 2 problems. बाकी आप लोग अगर बुक सॉल्व कर रहे हैं, कोई, मैंने आपको पहले ही बोला, पहली बात आप सिनर्जी एप्लीकेशन से, सिनर्जी की ऐप से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो ही कोशिश करेंगे आप सभी। एक एक किताब पकड़ लीजिए। लेट्स से अभी राइट नाउ एमटीजी भी है, एररलेस भी है, तो कोई भी किताब पकड़ सकते हैं। एमटीजी पकड़ लीजिए, चैंपियन सीरीज, एवरीवन। नीट वाले भी है, नीट के लिए चैंपियन है, और जेई वालों के लिए भी जेई का चैंपियन सीरीज है। एक एक किताब पकड़ लीजिए ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एक बार वो सॉल्व हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ बुक आपको बताना शुरू कर दूंगा। प्रैक्टिस स्टार्ट करो, उसके बिना नहीं होगा। आप लोगों ने अगर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, रैंक को बढ़ाना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इट डाउन, turning the page. A particle moves in a circular path. A particle moves in a circular path of radius 3 meters. Of radius 3 meters at a speed given as v is equal to 3t square meter per second. 3t square meter per second. गुड, लेक्चर के एंड तक आते थे, काफी लोगों के कैमरास बंद हो गए। गुड, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, 3t स्क्वायर फाइंड at t is equal to 2 seconds. Find at t is equal to 2 seconds. क्या क्या फाइंड करना है, चलिए देखते हैं। Find at t is equal to 2 seconds. Number 1, tangential acceleration. Number 2, radial acceleration. Number 3, net acceleration. Come on guys, जल्दी सॉल्व करेंगे। देखा, अब यहाँ पे फंसाना हूँ मैं तुम लोगों को, बढ़िया। ठीक है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पकड़ा हुआ है और एक रेडियल एक्सेलरेशन भी पकड़ा हुआ है। तो टेंजेंशियल पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा? AT is nothing but dv by dt। आपको याद होगा मैंने AT is equal to dv by dt लिखा था, फिर v को मैंने r ओमेगा करके सॉल्व किया था। हाँ, यहाँ पे v ऑलरेडी आपको एक रिलेशन गिवन है 3t स्क्वायर। है तो टेंजेंशियल ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होती है परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो कर दीजिए इसको तरह सॉल्व, कितना होगा? 3 कॉमन आ गया, डिफरेंशिएशन किसका रह गया? dt स्क्वायर बाय dt। इसका मतलब 3 into 2t, this is equal to 6t meter per second square at t is equal to 2 seconds। तो 6 into 2 मतलब कितना आंसर आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला आ गया। बी, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है?
v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3t स्क्वायर का स्क्वायर, रेडियस कितना है 3 इटसेल्फ, तो 9t पावर 4 अपॉन 3, दैट मींस 3t पावर 4। अब t की वैल्यू डाल दीजिए 2 सेकेंड्स, क्या हो जाएगा 2 पावर 4 मतलब क्या हुआ 16, 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 16 into 3, 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी पार्ट नेट एक्सेलरेशन निकालना which is nothing but root of at square plus ar square, that implies root of 12 का square plus 48 का square, whatever answer comes up we'll just type it down, खत्म होगी बात। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद एंड दैट्स इट। सर एक सेकंड। हाँ जी कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को 10-15 मिनट की ब्रेक दूंगा, एनी हाउ डोंट वरी, ठीक है। जब भी क्लास खत्म करूंगा मैं आपको बता दूंगा कि आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे होगी। क्वेश्चंस करने जरूरी है, क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको फील नहीं आएगा कि मैंने कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए हैं वो सही है कि नहीं है, और वो आपको समझ आए हैं कि नहीं आए हैं। एंड यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, द बेटर level of understanding you're gonna get. I will highly recommend कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा। ये समझ आया क्या किया मैंने? एवरीवन क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से हुआ है? अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, वैसे मैं उसकी स्टेटमेंट देख रहा हूँ, वैसे तो मैं ये स्टेटमेंट कभी देखता नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता सकता हूँ, लेकिन आई विल गिव यू इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है, एक फॉर्मेट में दूंगा एंड देन वी विल सी इसका कितने लोग सॉल्यूशन के बारे में सोच पाते हैं। दैट्स अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। Cool. Write down the question. A block capital B, write it down please. A block capital B is supported at the vertical surface of a hollow cylindrical drum. Of a hollow cylindrical drum, which is rotating about its vertical axis at a constant angular speed omega. At a constant angular speed omega. Which is rotating about its vertical axis at an angular speed omega. सर Yes. सर आप हॉलो सिलेंडर से एक बार रिपीट कर सकते हो जी क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। Hollow cylindrical drum which is rotating about its vertical axis, at an angular speed omega. Find the minimum friction coefficient. Find the minimum friction coefficient between the block and wall of the cylinder. Block and wall of the cylinder.
so that the block will not fall during circular motion, so that block doesn't fall, so that block will not fall during circular motion. I know people will be like, what is this nonsense? See, nonsense is so interesting. See, I'll give you an example of for this, and I'll make it more. यार किसी का mic on please off कर लीजिए. Okay. Yeah. So I'll make it more interesting for you. Let's see. एक काम करते हैं. मैं आप लोगों को एक क्लिफ पे लेके जाता हूँ, और उस क्लिफ पे आपको ऐसे एक सस्पेंडिंग सिलेंडर दिख रहा है, सिलिंड्रिकल रूम. अंदर लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम गोना टेक यू ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग राइड, और मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ. अंदर लेके जाता हूँ तो ऐसे सिलिंड्रिकल रूम है, चेंबर है, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे हर एक बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में एक फोटो लगी है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन रखा है. तो आप कहते हो कि क्या बेकार ट्रैक था, ये दिखाने के लिए, और उसको बोलते हो इंटरेस्टिंग है, इसकी शक्ल देख के मैं क्या करूं. तो मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं. तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं चले जाता हूँ. तो मैं निकल लिया और वो दरवाजा बंद हुआ और लॉक हो गया. देयर इज नो नॉब, द होल रूम इज सिलिंड्रिकल एंड क्लोज्ड. व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इज आई जस्ट गो डाउन, एंड तुम्हें नहीं पता था अंदर माइक, अंदर स्पीकर्स लगे थे, और मैं बाहर से माइक पे बोलता हूँ कि ओके दोस्तों, अब सभी के सभी दीवारों के आसपास खड़े हो जाएं, बेटर रहेगा जिंदगी के लिए. तो आप कहोगे ये क्या मजाक चल रहा है, सही है ना. आप इस तरह से गेट द फील. आई एम ट्राइंग टू डिक्टेट अ फिजिक्स कॉन्सेप्ट अराउंड ओवर हियर, ठीक है. तो मैंने तुम्हें कहा कि अब आपकी अम्यूजमेंट राइड स्टार्ट होने वाली है. तो आप कहोगे कि ये क्या राइड हुई, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज, मैंने क्या बोला, वो क्लिफ से ऐसे हैंग कर रहा था सिलिंड्रिकल रूम. मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया हुआ, मैंने सिलिंड्रिकल रूम को घुमाना शुरू कर दिया. द होल रूम इज रोटेटिंग. अब पूरा रूम घूमने लग गया धीरे धीरे. अब घूमने लग गया तो आप अंदर साथ साथ घूम रहे हो, तो 2 मिनट के लिए आपको फीलिंग आएगी कि कुछ चला है, क्योंकि एकदम से एक्सेलरेशन क्रिएट हुई थी. थोड़ी देर बाद आप वो घूमने लग जाएगा. उसकी स्पीड बढ़ाता हूं मैं, धीरे बढ़ाता हूं और बढ़ाता हूं और बढ़ाता हूं. बहुत तेज घुमाने लग गया मैं रूम को. जब मैं रूम को घुमाने लग जाऊंगा ना, अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट पे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन नाउ. एंड व्हाट विल हैपन, ऐसे वो घूमना शुरू होगा, तुम दीवार के साथ चिपक जाओगे, है ना. दीवार के साथ चिपक गए. अब तुम कोशिश करते हो कि मैं दीवार से बाहर निकलूं, रुको, पूरा एफर्ट मारते हो, लेकिन कुछ होता नहीं है. इतनी तेज स्पीड है कि तुम अपने आप चिपक जाते हो. इट्स फन राइड नाउ, है ना. अब मजा आया, थोड़ा सा मजा आया, मजा और बढ़ाते हैं. और फिर मैं कहता हूं ओके द फन बिगिंस. अब फन बिगिंस बोलते ही वो रूम का नीचे का फ्लोर खोलना शुरू कर देता हूं मैं. नीचे क्लिफ है प्रॉपर, मतलब खाई है. इट वाज सस्पेंडेड. बहुत बढ़िया. और इतना सा रह जाता है जिसमें सिर्फ आप अपने टोज रख सकते हो, इतना पीछे ले जाता हूं. अभी जो जिन साइंटिस्ट को गाली निकाल रहे थे, वही साइंटिस्ट के प्रिंसिपल्स काम कर रहे, तो जिंदगी बच जाएगी, नहीं तो गए हो तुम, है ना. तो अब आप कोशिश करते हो, बट डोंट वरी, इट्स ऑल साइंस, इट्स ऑल फिजिक्स. तो राइट से आप नीचे नहीं स्लिप कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर है. देखिए अब क्यों आप नीचे नहीं गिर रहे थे, क्योंकि मैं आपको घुमा रहा था सिलिंड्रिकल रूम को. तो देयर वाज ऑब्वियसली अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स, m ओमेगा स्क्वायर r कैपिटल है, चलो ठीक है, ठीक है. ये क्या लग गया, फोर्स लग गया. तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, यही तो आया. तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, आपका वेट कहता है कि भैया नीचे जाओ, लेकिन फ्रिक्शन कहती है कोई बात नहीं दोस्त, मैं बचाएगा. तो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर तुम्हारे वेट के बराबर है तो तुम नीचे नहीं स्लिप कर सकते, करेक्ट ना. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स,
इसका मतलब म्यू m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू एम जी। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर सर आप भी अंदर होते तो आप तो गिर जाते आपका वेट ज्यादा है ना। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मोटा है कोई पतला है, भेदभाव नहीं है कोई, ठीक है, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हम यहाँ। तो m और m कैंसिल कर दो, ठचाक ठचाक, इररिस्पेक्टिव, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मोटा पतला, फिजिक्स मोटा पतला नहीं देखती, फिजिक्स क्या देखती है, म्यू देखती है, ओमेगा स्क्वायर देखेगी, आर जी, दैट मींस कितनी स्पीड होनी चाहिए, निकालना क्या था, फाइंड द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, हम म्यू निकालना है। तो म्यू बिकम्स इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। म्यू का वैल्यू या तो इसके बराबर, एक्चुअल आंसर विल बी म्यू का वैल्यू या तो इससे बराबर या इससे ज्यादा होगा, ये ओमेगा है, तो automatically the object will not fall down. So what you were experiencing was pure physics, and I have calculated it by seeing the radius of the room, and I have calculated how much omega should it keep. ठीक है, और एवरेज तुम्हारे कपड़ों का फ्रिक्शन ले ही लिया। अगर अब किसी के कपड़े बहुत ज्यादा ही स्मूथ निकले, स्मूथ क्लोथ्स, तो बहुत मजा आएगा, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है, वहां पे तुम्हारी गलती है। ऐसे स्मूथ कपड़े पहन के अम्यूजमेंट राइड पे आता है क्या कोई? नॉर्मल टी शर्ट पहन के आ जाओगे तो ठीक है, बच गए। कोई बेचारा ऐसे कोई फैंसी से कपड़े पहन के आ गया तो मजा आ जाएगा, ओए होए होए होए। हम लड़कियां पहन सकती हैं वो वाले कपड़े को जो अजीब से नहीं होता है, ऐसे हाथ लगाओ दूसरे रंग आ जाते, नीचे करो कुछ और हो जाता है, इट इज गोना इंक्रीज द फ्रिक्शन, है ना। वो चमकीले चमकीले से कपड़े होते हैं, वो कर सकते हो तुम। लड़के बेचारे टी शर्ट ही पहन के आ सकते हैं, और क्या कर लेंगे, जिंदगी में है क्या तुम्हारे पास ऑप्शन, है ना। ये शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, खत्म हो जाते हमारे कपड़े, इसलिए लड़कों को तैयार होने में टाइम कम लगता है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सूट पहन लेंगे, एक ब्लेजर दे दे जब मैं पहन लेता हूँ, बस व्हाट ऑप्शंस, खत्म। ऊपर से क्या देखना, शक्ल तो वैसे नहीं, हॉस्टल से नहाना बंद किया हुआ, अब क्या करना है ना। 2 दिन दाढ़ी बढ़ भी जाएगी, यहाँ चलता है, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है। अपने को अपनी शक्ल पे बहुत भरोसा होता है ना। ये तो चलो शादी होगी तो उसके वजह से नहीं बोल रहा हूँ, वैसे भी पहले भी ऐसे ही था मैं, पता है अपने को सब। चलो